दर्शकों नमस्कार। चलते चलते इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अब की बार चलते चलते इस प्रोग्राम में भारत के साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार सर के साथ हम कुछ विषयों को लेकर बातचीत जरूर करने वाले हैं। तो आइए हमारे साथ इस समय में डॉक्टर एस कुमार जी की ये गाड़ी है और चलते हैं उनके साथ और बात करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। अरे वाह, पिकनिक की तैयारी। अब बेटा हम ठहरे डायबिटीज के पेशेंट, इस उम्र में पिकनिक वगैरह तो ना हो पाएगा। ज्यादा बैठने से पैरों में सूजन भी। तो फिर इतनी सारी दवाई क्यों? 90% ऑफ डायबिटिक पेशेंट की शुगर सिर्फ अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से कंट्रोल की जा सकती है। अच्छा, अब क्या करें? पूरे इंडिया में अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के 50+ सेंटर्स है। तो आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और डायबिटीज के सोल्यूशन पाएं। आज ही अपने कंफर्मेटरी टेस्ट कराएं सिर्फ एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से। दर्शकों नमस्कार, आप सभी का चलते चलते इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। AHN न्यूज़ के तमाम दर्शकों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और दर्शकों हम आपको बता दें कि एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर ये वो सेंटर है जहां पे सही इलाज किया जाता है और तकरीबन एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के पूरे भारतवर्ष में 50 से अधिक सेंटर है। उन्हीं में से एक सेंटर आता है जबलपुर का। नागपुर के 0 माइल से 270 किलोमीटर की दूरी पर आने वाले जबलपुर की और आज AHN न्यूज़ की टीम पहुंची है, जहां OPD 10 के लिए पेशेंट इंतज़ार कर रहे हैं। और इस समय में खुद एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के सुप्रीमो भारत के साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार सर भी है। तो आइए चलते चलते इस कार्यक्रम में हम उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आज के चलते चलते इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार नमस्कार। सर, यूँ तो आपके 50 से अधिक सेंटर्स है और रोज़ाना आपका आना जाना रहता है। क्या ये सफ़र करना आपको अच्छा लगता है? देखिए, जिंदगी का सफ़र है, जब तक चलेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे। और अगर आपको आगे बढ़ना है, सफ़र करना है, तो सफ़र करते ही आदमी आगे बढ़ सकता है। एक जगह रुक जाए, पानी रुक जाए तो देखिए गंदगी होती है, लेकिन जो नदी चलती है ना, तो अब इतने चलती करोड़ों सालों से, तो वही एक है हमारा जो वर्ग है उस नदी के जैसा है। हमारी सोच वैसी है कि जब तक जिंदगी है तब तक चलते रहो, दौड़ते रहो, यही ज़िंदगी के काम आएंगे। बिल्कुल, ज़िंदगी के काम आएंगे, ऐसा सर का कहना है। दर्शकों मैं आपको बता दूं कि जहां पूरे भारतवर्ष में 50 से अधिक एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर्स है, वहां पे डॉक्टर लोग तो मौजूद है इस समय में, लेकिन हर कोई डॉक्टर एस कुमार सर से मिलना चाहते हैं। और सर भी किसी को नाराज़ नहीं करते। सर कल ही लखनऊ का दौरा करके आए, उसके बाद में गोवा पणजी का दौरा करके आए, मुंबई दिल्ली का दौरा करने के बाद रात होती न होती, दिन निकलता ना निकलता, सूरज की पहली किरणों के साथ वे निकल पड़े हैं जबलपुर की ओर, जहाँ OPD में वहाँ पे पेशेंट इंतज़ार कर रहे हैं। आइए उनके बारे में जानना चाहेंगे। सर, लोग अक्सर खान पान करते हैं, खान पान में कोई बदलाव नहीं करता, और लोगों का ये मानना है कि जैसा चल रहा है ज़िंदगी वैसी की चाहिए, होना चाहिए। और लोगों का शुगर भी बढ़ रहा है, और लोग ऐसा मानते हैं कि जो शुगर बढ़ रहा है और क्या वो डायबिटीज़ कहलाते हैं? देखिए, मेरे तमाम जितने भी इंटरव्यूज़ आपने देखे होंगे आज तक, वीडियोज़ में मैं दे रहा हूँ कि रक्त में बढ़ी हुई शुगर, फास्टिंग, पोस्टमेट और इसके करस्पॉन्डिंगली HbA1c बढ़ता है, इसको डायबिटीज़ ना समझें। एक कहानी बताता हूँ डायबिटीज़ की। 1921 के पहले जो एरा था, ये माना जाता था कि आपके शरीर में पेंक्रियाज वर्क नहीं कर रहा और इंसुलिन आपके बॉडी में बन नहीं रही है, तो इसको मेडिकल भाषा में हाइपो इंसुलिनीमिया बोलते हैं। यानी इंसुलिन की कमतरता या इंसुलिन का पूरी तरह न बनना, इसलिए इंसुलिन की निजात हुई कि इंसुलिन देने से वो उनका प्रॉब्लम था कि इंसुलिन नहीं है, तो इंसुलिन से ट्रीटमेंट करके पेशेंट आपका ठीक हो जाता था। लेकिन अभी 100 साल के बाद में ये एरा बहुत चेंज हो गया। डेफिनेशन वही है जो 1921 में बनी थी या 100 साल बनी थी,
लेकिन अब डेफिनेशन समय आ गया है टू रीडिफाइन द डेफिनेशन ऑफ इंसुलिन। अगर आप उस डेफिनेशन पे चलेंगे तो शायद ज़िंदगी में कोई ठीक नहीं होगा। वक्त के हिसाब से बदलना पड़ता है, थॉट प्रोसेस बननी पड़ती है, क्योंकि वक्त के हिसाब से आप देखें कई किसी ज़माने में हम लोग बैलगाड़ी में चलते थे और आज हम आज इनोवा से स्पीड से जा रहे हैं, बराबर। तो वक्त के हिसाब से आपकी डेफिनेशन, आपकी सोच और एविडेंस बेस्ड हो तो आपको बदलना पड़ता है। आज 100 साल के बाद भी 2024 में भी अभी यही माना जाता है पूरे फर्टिलिटी में। आप किसी भी पेशेंट से बात कर लीजिए, जो भी पेशेंट आपके पास आ रहा है या तो ये टैबलेट लेने से, तो उसका पहला सवाल यही होता है कि सर हम गोलियां और ये क्यों खा रहे हैं। उनकी ये समझ है, उनके माइंड में समझ कि हमारे बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही है। जो 100 साल पहले की बात थी वो दिमाग में है कि इंसुलिन तो बन ही नहीं रही है, लेकिन इसका टेस्ट तो किया नहीं आप लोगों ने, तो कैसे मानेंगे हम? अगर हमको टाइफाइड, मलेरिया, टीबी की बात होती तो हमें कंफर्मेटरी टेस्ट कराने पड़ते हैं, तो और टीबी भी 6 महीने में ख़त्म हो जाती है। जब डायबिटीज़ की बात आती है तो सालों साल लग गए उम्रते दम तक। बस जब यहाँ से इस दुनिया से विदा होता है तो साथ में एक दवाई का अच्छा बॉक्स छोड़ जाता है। पहले ज़माने में लोग इस दुनिया से कूच करते थे तो धन दौलत हवेलियाँ छोड़ के जाते थे, आज एक दवाई का डब्बा छोड़ के जाते हैं। स्मशान में जब जाते तो क्या दवाइयों का इतना रहता है, कुछ लोगों के पास पैसा, दवाइयों के बिल पेंडिंग पड़े रहते हैं, वो दुनिया से पूछ कर जाता है। ऐसा क्यों? तो अगर आपके बॉडी में एक्सेस इंसुलिन बन रही है या प्रॉब्लम बन रही है तो उसको डायबिटीज़ कहने का अधिकार उन्हीं की परिभाषा बता रही है। अब इतने रिसर्च पब्लिश हो चुके हैं लेकिन किसी के पास समय नहीं है पढ़ने का। आपको एक चीज़ मैं बताऊं, 1936 में एक साइंटिस्ट है हेरोल्ड जो थे, उन्होंने पब्लिश किए उनका रिसर्च पेपर कि अभी जो एरा है ये इंसुलिन डिफिशिएंसी का नहीं है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का, एक्सेस इंसुलिन की बात कर रहे हैं वो 1936 में। आज भी उस चीज़ को कोई मानने को तैयार नहीं है, या तो उन्होंने पढ़ा नहीं है या तो फिर उसको अंडर एस्टिमेट किया है। आज एक इंसान जब कोई रिसर्च पेपर छोड़ता है तो उसकी पूरी ज़िंदगी दांव पे लग जाती है, पूरी हर चीज़ दांव पे लगने के बाद वो एक फाइंडिंग बताता है, लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो वही मैंने जो फाइंडिंग मैंने की है वही फाइंडिंग आज से 1936 में ऑलरेडी पाई गई है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो हेरोल्ड साइंटिस्ट है उनमें समानता पाई जा रही है। तो सच होता है। आज भले लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करें ना करें, आने वाला कल इसको एक्सेप्ट करेगा और लोगों को मानना पड़ेगा कि जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, उसको रीडिफाइन मेडिकल बुक्स में करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन है, अरे भाई जहाँ जैसे आज हम देखते हैं प्रकृति की ओर, तो जहाँ आज रेत है किसी ज़माने में वहाँ पानी हुआ करता था, ये तो आप मानते हैं। आज राजस्थान में जाइए, रेत कहाँ से आएगी? किसी ज़माने में वहाँ समुद्र हुआ करता था। तो ऐसे ही आपको कहीं ना कहीं इस रिवोल्यूशन के साथ में सोचने को ये मजबूर कर रहा है कि हमारी सोच कहीं ना कहीं, मेडिकल फील्ड की सोच कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि सच तो सच होता है, मेरे बोलने से सच नहीं बदलेगा। मैं हमेशा अपने से बोलता हूँ कि भाई मैं तो एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ, पढ़ना जानता हूँ, समझना जानता हूँ और उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि लोग मुझसे ज़्यादा विद्वान हैं इस भारत में। मैं काफ़ी कम पढ़ा लिखा हूँ या मुझे समझाना नहीं आता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसी बात नहीं सर। आप दो चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो गला फाड़ फाड़ के बोल रहा हूँ कि भारत में डायबिटीज़ किसी को नहीं है। रक्त में बढ़ी हुई शुगर, फास्टिंग, पोस्टमीट और
बड़ी हुई किसी को डायबिटीज ना समझे। बिल्कुल सर का जो काम है एविडेंस बेस्ड काम होता है। और दर्शकों, मैं आपको एक किस्सा भी सुनाना चाहता हूँ कि हमारे पड़ोसी की डेथ जब हो गई थी और उन्हें भी डायबिटीज़ था, डायबिटीज़ की वजह से उनकी आखिरकार मौत हो गई। लेकिन जब उनका जनाजा जब उठा तो उनके परिवार वालों ने एक बड़ा गोली का, एलोपैथिक गोली का ढेर सारा एक बक्सा उनके पीछे में रख दिया। तो मैंने कहा भाई ऐसा क्यों किया आपने? तो बोले इन्हें डायबिटीज़ था तो इनको ये गोलियां दे रहे। मरने के बाद भी डायबिटीज़ पीछा नहीं छोड़ता, ऐसा कहा तो बड़ी बात नहीं हो सकती। और ये अज्ञानता, ये कहीं ना कहीं मरने के बाद कुछ भी नहीं रहता। लेकिन गोलियां, दवाइयाँ इतनी सारी थी। और इसके बारे में जानना चाहिए सर, आज जो कारोबार मेडिसिन को लेकर जो फल और फूल रहा है बहुत बड़ा, क्या कहना चाहोगे? देखिए, दवाइयाँ तो लेना ही चाहिए, लेकिन किसको देना और किसको नहीं देना ये आइडेंटिफाई किया। आज मेडिकल फील्ड के बरोज़गार सारी दुनिया स्वस्थ है। आज जैसे आज टाइफाइड जैसी चीज़ें ख़त्म हो गई है, मलेरिया ठीक। मैं वंदन करता हूँ मेडिकल फील्ड के लोगों के लिए कि इन्होंने इतना अच्छा काम किया और इस चीज़ों पे विजय प्राप्त की है। लेकिन जब डायबिटीज़ की बात आती है तो इसमें क्यों विजय प्राप्त करना है? कहीं तो भी या तो अनदेखी हो रही है, या तो कोई उसको समझना नहीं चाहता है, या फिर ऐसा कुछ है कि जिसके ऊपर टिप्पणी करना गलत है। लेकिन एक सोच, मुझे ऐसा लगता है जो भी डायबिटिक पेशेंट ये वीडियो देख रहा है, अगर वो एक सोच बदल ले कि एक बार डॉक्टर कुमार कहते हैं एक बार टेस्ट तो करा लें और देखें तो सही, मुझे लगता है उनकी डायबिटीज़ पूरी तरह खत्म हो सकती है। और ऐसे ही भारतवर्ष से जैसे पोलियो ख़त्म हो गया, टीबी ख़त्म हो रही है, वैसे ही डायबिटीज़ का नाम और निशान ख़त्म हो जाएगा। आने वाली पीढ़ी जो है उनको डिक्शनरी में शायद नाम मात्र के लिए डायबिटीज़ मिलेगा, लेकिन उसके पेशेंट्स नहीं मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और सर भले ही हमें शुक्रिया कहें, लेकिन हमारे और भी एक दो सवाल है जो चलते चलते दर्शकों इस कार्यक्रम के दरमियान हम उनसे ज़रूर पूछना चाहेंगे। जैसे कि हम शुगर की जैसे टेस्ट होती है, मात्र 3 टेस्ट अक्सर बताई जाती है, इसके अलावा भी और कोई टेस्ट होती है क्या? तो आइए खुद जानना चाहेंगे। इस समय में हमारे साथ में डॉक्टर राज कुमार साहब है, उन्हीं की जुबानी। सर 3 टेस्ट तो अक्सर लोग बताते रहते हैं, HbA1c, फर्स्ट व्हील, पोस्ट व्हील, आप क्या कहना चाहोगे? और कौन सी टेस्ट होती है? ये अधूरी टेस्ट है। पूरी टेस्ट में आपके बॉडी में इंसुलिन बन रही है या नहीं बनी, इसके लिए फास्टिंग सीरम इंसुलिन एक टेस्ट होती है। दूसरा OMA-IR, जिसके अंदर रेजिस्टेंस कितना है इंसुलिन का, उसमें कितनी इंसुलिन बन रही है, आपकी जो पेंक्रियास के जो बीटा सेल हैं वो कितने कार्यरत हैं, उसका परसेंटेज कितना है, और उसकी सेंसिटिविटी कितनी है, वो कितने एक्टिव है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है C पेप्टाइड, C-पेप्टाइड। तो C पेप्टाइड दोस्तों तभी आता है जब बॉडी के अंदर आंतरिक रूप से इंसुलिन बनती हो, अपने खुद के उपज से बनती हो। ये C पेप्टाइड एक्सटर्नल इंसुलिन में नहीं पाया जाता है, जो हम लेबॉर्ट्री में हम बनती है और जो हम बाहर से इंसुलिन देते हैं उसमें नहीं पाया जाता है। तो करीब जैसे मैंने बोला कि पिछले 20 साल से मैं इस नॉन ड्रग कंसेप्ट पर काम कर रहा हूँ और सारे रिपोर्ट्स के ऊपर हमने काम करते हैं, तो हमने पाया कि 99% लोगों में C पेप्टाइड नॉर्मल होता है, बीटा सेल नॉर्मल होते हैं, उनके बॉडी में इंसुलिन भी बन रही है। तो ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास है कि आपको डायबिटीज़ नहीं है। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि साइंस इसकी इजाज़त नहीं देता है कि जो आदमी बिना ये टेस्ट किए हुए अगर ले रहा है तो अपनी जान जोखिम में डाल रहा है, क्योंकि एक्सेस इंसुलिन उसके बावजूद भी शुगर कंट्रोल में नहीं होती है। दोस्तों देखा होगा आपने कि आप सालों से आप टेबलेट्स ले रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, फिर भी आपकी शुगर कंट्रोल नहीं आ रही, आपका HbA1c बढ़ा ही होता है। तो देखिए कितने साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। एक तो आप टैबलेट्स ले रहे हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स, शुगर जो आप ले रहे हैं कंट्रोल नहीं हो रही है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल करके आपकी जो ऑर्गन्स हैं कहीं ना कहीं तो डैमेज हो रहे हैं, वो अपने आप को जोखिम में डाल रहे हैं। उन्होंने ये वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है
आप अगर दवा ले रहे हैं डायबिटीज़ की या इंसुलिन ले रहे हैं तो ये टेस्ट ज़रूर कराएं। अपने जो डायबिटोलॉजिस्ट हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, उससे बात करें और इसके ऊपर सही सलाह लें और अपने डॉक्टर के माध्यम से ये खुद ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, आखिरी का सवाल मेरा एक बचा हुआ है, उसको भी मैं दोहराना चाहूँगा। दर्शकों, हम आपको बता दें कि भारत यह कृषि प्रधान देश है, इसे कहा जाता है। और भारत की हमारी जो विरासत है, जो सांस्कृतिक है, वो धरोहर जो आज भी जनमानस में काफ़ी अच्छे से चल रही है। और जैसे त्यौहार आते हैं, हर धर्म का आदमी अलग अलग तरीके से त्यौहार मनाता है। और जब भी कभी त्यौहार का जिक्र होता है या रोज़ाना जो खाने की चीज़ें होती हैं उसमें कुछ पदार्थ बनते हैं, लेकिन ये जो पदार्थ जो बनते हैं या खाने की जो चीज़ें बनती है, आखिरकार हम ऐसा कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं? क्या ऑयल भी अपने शरीर पे कुछ प्रभाव डाल सकता है क्या? आइए ये भी जानना चाहेंगे। सर, दीपावली का दिन अभी आगाज़ होने वाला है और लोग बड़े चाव से कई अच्छे अपने मनपसंद लचीले व्यंजन पदार्थ भी खाते हैं, तेल में बनाते हैं। लेकिन तेल से भी ऐसा सुनने में आया कि तेल भी काफ़ी हानिकारक होता है। जो मार्केट में इन दिनों तेल का एक बहुत बड़ा रैकेट सक्रिय चल रहा है, जो लोगों को स्वास्थ्य पर काफ़ी प्रभाव डालते हुए नज़र आ रहा है। तो क्या कहना चाहोगे? देखिए, उसके लिए मैं एक बहुत सिंपल सी आंकड़े बताना चाहता हूँ। एक आम आदमी इससे अवगत नहीं है। हमेशा हम लोग किसी न किसी पे ब्लेम डालते हैं, लेकिन वस्तु परिस्थिति नहीं बताते। वस्तु परिस्थिति ये है कि भारत में जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन है जी, उस हिसाब से हम लोग सेल्फ सफिशिएंट नहीं हैं ऑयल सीड में। हम लोग अराउंड 30 to 40% ही हमारे यहाँ पे जो तेल का उत्पादन है हमारे यहाँ होता है, जो सफिशिएंट नहीं है कि पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए वो उसको सप्लाई कर सके। इसलिए उस चीज़ को मद्देनजर होते इन्होंने ये लोग इम्पोर्ट होता है हमारे यहाँ तरह तरह के तेल, जैसे सोयाबीन है, ये ब्राज़ील से आता है, आपका रशिया से सनफ्लावर आता है, आपका मलेशिया कंट्री से आपके यहाँ पाम ऑयल आता है। तो ये जो गैप है 60% की 70% की, ये यहाँ भरने के लिए आता है। अब होता क्या है कि ये एसेंशियल कमोडिटी है तो रेट कम होना चाहिए। एक और एक अच्छी बात मैं बता, जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, हम लोग भले एक कार से उतर के रेशन की दुकान में एक किसी मार्केट में जाते हैं, सुपर मार्केट में जी, तो हमने ये नहीं देखा कि हमने 600 और 500 रुपये 200 रुपये हमने टैक्सी में खर्च किए हैं या पेट्रोल में, लेकिन जो तेल सस्ता है वही वहाँ से उठाया जाता है। ये मानसिकता हमारे भारत की स्त्रियों की, बिल्कुल, भले वो बाहर अच्छे खाना खा के बाहर 2000 रुपये खर्चे, लेकिन जब तेल का मौका आता है तो सस्ता तेल उठा के आता है। तो हर आदमी की होड़ लगी है कि सस्ता कौन सा हो, तो उसके अंदर रिडक्शन करने के लिए गवर्नमेंट के रूल्स है कि आप उसके अंदर कुछ मात्रा में 20% की मात्रा में आप पाम ऑयल मिला सकते हैं जी। अब ये 20% का जब 60 और 100% हो जाता है, ये किसी को मालूम नहीं, समझिए जी। लेकिन फिर परिभाषाएं आ जाती हैं कि तेल स्वस्थ है या घी स्वस्थ है। अगर आप 1960 के 70 के दशक के पहले में देखें, उस समय सीड ऑयल नहीं खाया जाता था। सीड ऑयल यानी जो बीज से निकलता है, उसके पहले जो तेल खाते थे, जो फैट था, सबसे पहले तो टालो बोलते थे इसको, एनिमल फैट से आता था। उसके बाद में घी यूज करना चालू किया। अब कैसा है, हर आदमी अवसरवादी है, जिसको दिखता है वहाँ पे नेचुरल, तो बीज का तेल आया जिसको सोयाबीन, सनफ्लावर, सफोला बोलते हैं। तो थोड़ा एक साइंटिफिक व्यू है जो मेरे वीडियो को समझ सकते हैं। उनको मैं बताना चाहूँगा कि वो पहले का एरा था, हमारे जो तेल है उसमें 2 अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जिसे ओमेगा 3 और ओमेगा 6 कहा जाता है जी। तो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का एक संतुलन होना चाहिए 1:1, लेकिन आज अभी 1:75, 1:60 है ओमेगा 6। ओमेगा 6 जो है ये प्रो इन्फ्लेमेटरी है, प्रो इन्फ्लेमेटरी।
इसको बोलते हैं सूजन को पैदा करना। तो हमारे आम दर्शक नहीं समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, लेकिन साइंस की भाषा में उसको हम लोग प्रोस्टोग्लैंडिन, ल्यूकोट्रीन, थ्रोम्बोक्सिन, ये सारी चीजें, IL-6, इंटरल्यूकिन बोलते हैं हम लोग, इस सब चीजों को, ये प्रो इन्फ्लेमेटरी डेरिवेटिव्स हैं। तो पहले के जमाने में ये था ही नहीं जी। जब घी में पाया ही नहीं जाता ओमेगा-6, नटालों में पाया जाता, तो लोग बड़े स्वस्थ थे। ये पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, जिसको लिनोलिक एसिड कहा जाता है। ये अनस्टेबल बॉन्ड है, फ्रेजाइल होता है, जैसे ग्लास होता है फ्रेजाइल टूट जाता है, वैसे ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है जो बॉडी में जाके इसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन से फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं, जिससे हमारी एंडोथेलियम डिसफंक्शन होती है, हमारे को कैंसर होता है, हमारे को डायबिटीज़ होती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये मुद्दा बहुत बड़ा है, अभी शायद इस चलते चलते में कवर नहीं होगा, लेकिन एक बार मैं ज़रूर आपको इंटरव्यू देना चाहूँगा साइंटिफिक वे कि हमें कौन सा तेल खाना चाहिए, कौन सा नहीं। लेकिन आज के डेट में सबसे अच्छा तो तेल है अल्फा कार्डियो डी, जिसको चावल का तेल बोला जाता है। ये सबसे बढ़िया तेल आज पाया जाता है। इसके अंदर जो सारी चीज़ें मैंने बताई बहुत अच्छी है। ये दूसरे तेलों से अगर दिवाली में इसका उपयोग किया जाए, तो अगर कोई चीज़ आप इसमें फ्राई करते हैं, अगर आपने चिपड़ा चकली है बनाई, तो आपका मेहमान अगर दिवाली में आने से चूक गया है और होली में आता है, तो यही खिला सकते हैं। आप देखेंगे उसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, उसमें ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर आप सोयाबीन, सनफ्लावर, सफोला किसी भी बनाएंगे, तो 15 दिन के बाद में स्मेल आता है, आपने देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल स्मेल आता है। दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। जो तेल अपने आप को नहीं बचा पाया, वो आपके शरीर को कैसे बचाएगा? सो दैट्स अ स्टेबिलिटी। ऑक्सीडेशन नहीं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, एक सिंपल भाषा में, आपने एक लोहे की जो सामान आपने रखा और उसको जंग लग गया, दैट इज ऑक्सीडेशन। यस, रस्टिंग। और देखिए लोहा को नहीं लोहा को ही मारता, उसका जंग उसको खा जाता है। ऐसा ही तेल अपने आपको मार के उसी जैसे भंगुर हो जाता है। बिल्कुल अच्छे से अच्छा लोहा भी भंगुर हो जाता है जंग लगने के बाद। वैसा ही ये तेल है, आपके शरीर को भंगुर करके तोड़ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये तेल कदापि नहीं खाना चाहिए साइंस की दृष्टि से। और एक ही तेल है जो स्टेबल जो कहलाता है, वो है अल्फा कार्डियो डी, जो राइस ब्रांड के नाम से जाना जाता है भारत में। और इसमें तली हुई चीज़ें 6 महीने खराब नहीं होती है दोस्तों। और इसके बाद खाने में कहीं आपको एसिडिटी नहीं होगी, आपको डाइजेशन अच्छा होगा, आपको हल्का लगेगा। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, इसमें तली हुई चीज़ें जो है उसमें 20% तेल कम लगता है। अगर आपने 1 किलो चकली बना ली इस तेल में, तो उसमें 1.5 किलो चकली मिलेगी। अंदाज़ बताओ, 50% का ईल्ड ज़्यादा मिलता है इसमें। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो साइंटिफिक वे में समझना ज़रूरी है, लोगों को समझना ज़रूरी है। अगर एक स्वस्थ भारत की कल्पना करते हैं, निरोगी भारत की कल्पना करते हैं, या अपने आप को निरोगी रखना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि घी और मक्खन सबसे बढ़िया है, घर का मक्खन। और उसके बाद में द वन एंड ओनली ऑयल सुटेबल फॉर इज अल्फा कार्डियो डी। बहुत अच्छी जानकारी दी। और दर्शकों, आपके घर में भी दीपावली के दिन कोई मेहमान आते हैं, या और भी कोई 365 दिन या साल भर में जितने त्यौहार आप मनाते हो, तो खान पान की जो चीज़ें आप जो बनाना चाहोगे, वो अल्फा कार्डियो डी ऑयल के माध्यम से बनाइएगा। क्योंकि इसकी क्या विशेषता है, इसके बारे में भारत के साइंटिस्ट डॉक्टर कुमार सर ने काफ़ी अच्छे से विस्तृत जानकारी दी है। अब ये किस तरह से यूज़ करना है आपके ऊपर में। और सर कुछ कहना चाहोगे? जी हाँ, देखिए इसमें और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन्होंने भी बहुत पब्लिश की है, लेकिन अवेयरनेस नहीं हो रहा है।
कभी आप देखिएगा कि तेल आप गर्म करते हैं तो धुआं आता है। धुआं आता है सर। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारी ज़िंदगी में बीमारियां लाने का। इसको हम लोग मिलेरियड रिएक्शन बोलते हैं। तो उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, लेकिन जो मेनली जो है उसको है ट्रांस फैटी एसिड्स, एक्रिलामाइड, एक्रिलामीन, एडवांस ग्लाइसेशन एंड प्रोडक्ट। ये धुएं के अंदर पाए जाते हैं जो आपके शरीर को खोखला बनाते हैं, आपको कार्सिनोजेनिक होते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट होते हैं। लेकिन इस तेल में अल्फा कार्डियोटीन में गर्म करने के बाद धुआं नहीं आता है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि हमारे पुराने जो लोग थे, हमारे जो दादा दादी, वो बोलते थे एक बार दिया हुआ तेल फेंक दो। आज भी इंडियन काउंसिल ऑफ मिनरल रिसर्च की रिपोर्ट पब्लिश है, वो बोलती है एक बार तेल गर्म करने के बाद में उसको दूसरी बार कदापि नहीं यूज़ करें, उसको फेंक दें। लेकिन लोग उसी तेल में बार बार या आप किसी हलवाई के यहाँ चले जाइए तो पहले का तेल फेंका नहीं आता, उसी में दूसरा और काला बन जाता है। दैट इज़ अ बायोडीजल, दैट इज़ अ ट्रांस फैटी। इसलिए हम लोग घर के लोग बोलते हैं कि बाहर का खाना मत खाइए, बाहर की तली हुई चीज़ मत खाइए। लेकिन हम लोग कैसा है कि हमें उतनी विज्ञानता नहीं है, हम लोग नहीं पढ़ना चाहते, हम समझना नहीं चाहते। लेकिन एज ए साइंटिस्ट आप सब लोगों को गुजारिश करता हूँ कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हैं, आप मेडिकल दवाइयों से बचना चाहते हैं, तो ये आपकी सारी प्रॉब्लम आपके रसोई घर से है। सोल्यूशन रसोई घर में ही है। तो आप देखिएगा, अगर आप करते हैं तो मेरे को लगता है कि वो दूर नहीं है जब भारत में से डायबिटीज़ पूरी ख़त्म हो सकती है या दवाइयों का बोझा कम हो सकता है। आज आपका हार्ड एंड मनी है, कितना पैसा आप लोग कमाते हैं, उसका एक हिस्सा जो है आपको दवाई के ऊपर खर्च करना पड़ता है। अगर ये तेल आप खुद, जैसे घड़ी डिटर्जेंट का एक ऐड आता है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो यही मैं बोलना चाहूँगा, पहले इस्तेमाल करो अल्फा कार्डियो और फिर विश्वास करो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते चलते इस कार्यक्रम में आप थे शोधकर्ता डॉक्टर एस कुमार सर। नागपुर के हाईवे पर आता है जबलपुर और आप देखते रहिए HN न्यूज़ नागपुर। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ संजय मिरे, HN न्यूज़ नागपुर। नमस्कार। और भी कुछ बातें हैं सर से अगले टॉपिक को लेके हम फिर से आपसे रूबरू चलते चलते इस कार्यक्रम के दूसरे एपिसोड में जरूर आपसे मिलेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए HN न्यूज़ नागपुर। नमस्कार।